टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। तो ठीक है, तो जब हम बात करें टेरिडोफाइट्स की, तो उनमें रिप्रोडक्शन के टाइप्स वगैरह सब पढ़ लिए थे हमने, है ना, कि कितने प्रकार के बीजाणु बनते हैं, किस तरीके से। दूसरी चीज, इसका स्पेशल एक पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग स्टीलर सिस्टम के बारे में, ठीक है। लेकिन अब इसमें एक छोटा सा हमें जो पढ़ना है, क्योंकि हमने स्पोरेंजिया का विकास यानी बीजाणु धानी का विकास तो पढ़ लिया था, 2 प्रकार से होता है, उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी हो गया था। अब उसमें ये है कि स्पोर्स कैसे बनते हैं, यानी लघु बीजाणु, गुरु बीजाणु किस तरीके से बनेंगे, फिर लघु बीजाणु जो है वो गुरु बीजाणु तक किस तरीके से पहुंचेगा, केंद्र का युग्मन होगा, उसी को क्या बोलेंगे, नर युग्मक और मादा युग्मक का संलग्न हो जाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे, निषेचन। फिर उसके बाद भ्रूण बनेगा, फिर किस तरीके से संरचना बनेगी, ये सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको पढ़ने के बाद फिर अपना एक छोटा सा टॉपिक और रह जाएगा, एपोगैमी एंड एपोस्पोर। देन आफ्टर दिस यूनिट विल बी फिनिश्ड। तो विषम बीजाणु की स्थिति हम लोगों ने पढ़ ली थी। प्रोथैलस क्या होता है ये लिखवा दिया था आप लोगों को, ठीक है। सहजीवी प्रकृति वगैरह होती है, उभय लिंगाश्रयी होगा या एक लिंगाश्रयी होगा, ये भी बता दिया था। उभय लिंगाश्रयी को क्या बोलते हैं, मोनोशियस, है ना। दोनों का आश्रय एक ही पर है तो वो मोनोशियस, और दोनों का आश्रय अलग अलग पौधों पर है, नर और मादा धानी का, तो उसे क्या बोलेंगे, है ना, डायोशियस, यानी कि एक लिंगी होगा फिर वो पूरा पादप, ठीक है। तो अवस्थाएं जो होती है वो 2 ही होंगी पौधों के अंदर, कौन कौन सी, युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद, है ना। तो उसके बारे में फिर आगे पढ़ेंगे, ठीक है। कि पुमणु जो बनते हैं, है ना, पुनधानी के चारों ओर, यहां से अब ये स्टार्ट करते हैं आगे का जो विकास होगा इसके अंदर। लिखिए, बातें नहीं कीजिए भाई। नर बीजाणु कैसा होगा, आकार में छोटा, मादा बीजाणु कैसा होगा आकार में, गुरु, बड़ा।
लाइकोपोडियम के अंदर अंदर धंसे हुए होंगे, इक्विसीटम और सिलेजिनेला के अंदर भी। यहाँ लिख लीजिए इक्विसीटम। और कभी कभी कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें जननांग धंसे हुए नहीं होते, उभरे हुए भी होते हैं, है ना। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जैसे साइलोटम, टेरिडियम। कोई व्रंत नहीं होगा, व्रंत मतलब डंठल नहीं होगा, कोई स्टॉक स्ट्रक्चर नहीं होगी ऐसी, ठीक है ना। पुनधानी व्रंतहीन और बंधे जैकेट से घिरी होती है। या व्रंत होगा भी तो बहुत छोटा ही होता है। और व्रंतहीन क्यों, क्या पुनधानी और कैसी होगी, लघु बीजाणु, लघु बीजाणु धानी बोली जाएगी ना। फिर उसके अंदर क्या बनेंगे, पुमुणु। ये लैंग्वेज नहीं बन पा रही, इतना समझ में आ गया हो। फिर इसमें लिखो यह पुमणु बनाती है। और पुमणु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एंथ्रोजॉइड्स। जो एक कोशिकीय होते हैं, उनके अंदर केंद्रक होगा, छोटे होते हैं और कुंडलित अवस्था में होते हैं कई बार। कुंडलित या सर्पिल होते हैं। लिख लिया, मिटा दूं। इसमें एक बात और लिखिए, यही है ना, पुमणु जो होते, क्योंकि फिर वहां से स्त्री धानी का निर्माण लिख देंगे हम लोग। पुमणु जो होते हैं वो कशाभिकी होते हैं। अब किसी में एक या किसी में बहुत सारी कशाभिकाएं हो सकती है ना। कशाभिक होते, ठीक है। और जिनमें कशाभिकाएं होंगी वो कैसे होंगे, चल, है ना, चलने वाले होंगे वो। तो पुनधानी के बाद फिर अगला आता है स्त्री धानी। एक बात और है, एक अलग से संरचना होती है पुमणुओं के स्फुटन के लिए। सेकंड ईयर, एक लाइन और लिख लीजिए यहाँ पे, पुमणु
मतलब पुंजधानी के अंदर से जब प्रकीर्णन होगा वो बाहर निकलेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, बाहर निकलने के लिए एक संरचना होती है जो ओष्ठ वाली स्थिति में होती है। मतलब जैसे दो संरचनाएं इस तरीके से एक साथ होती हैं तो क्या होता है, यहाँ की कोशिकाएं कुछ खुल जाती हैं और वैसे अलग हो जाती है। देखो जैसे आप लोगों ने बीजाणुधानी में ऐसे एक संरचना बनाई थी ना, लेप्टोस्पोरेंजिएट में बनाई थी, तो यहाँ तो बंद जैकेट बनाई थी, यहाँ जो संरचना थी उसमें क्या लिखा था, ऑपरकुलम। ठीक है, इसके अलावा पढ़ के आए होगे जब 11th 12th में पढ़ा होगा तो ये होती है लघु बीजाणुधानी की परागकण जो बनते हैं ना, पराग कोश की संरचना जो होती है, पराग कोश की संरचना की ये टीएस कार्ट है। तो इसमें ध्यान होगा आप लोगों को, ये यहाँ 4 स्तर हो जाते हैं ना, बाह्य परत, एंडोथीसियम, मध्य परत और टेपिटम। उसके बाद यहाँ पराग पुटी होती है जिसमें परागकण बनते हैं। यहाँ पर आकर के बाह्य परत खत्म हो जाती है और यहाँ की कोशिकाएं जो होती है वो जैसे होठ खुलते हैं उस कंडीशन में आ जाती हैं और पानी का अवशोषण करके कोशिकाएं फट जाती हैं, तो तब यहाँ से ये पराग कण जो है वो बाहर निकलते हैं। पढ़ा था ऐसा कुछ? हाँ, अब तो खैर थोड़ा बहुत ही याद होगा। ठीक है, पर इस तरीके से जब कोशिकाएं जल का अवशोषण कर लेती हैं तो और फिर एक ओपन कंडीशन में रहती है, मतलब जैसे एक घड़े का मुंह होता है ना, उस तरीके से जब कोई मतलब घड़े का मुंह तो हमेशा खुला रहेगा। कुछ संरचनाएं पौधों में ऐसी होती हैं जो स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत खुली रहेंगी, ठीक है, लेकिन जब जरूरत होगी तो वो पूरी खुल जाएगी। समझ आ गई बात? तो उन्हें बोलते हैं ऑपरकुलम। वैसे ऑपरकुलम शब्द जो है वो लैटिन में उसका मतलब कुछ ये है कि जैसे होठ खुलते हैं, कभी बंद कभी खुलेंगे, ऐसे कंडीशन में होते हैं। तो इनके प्रकीर्णन के लिए एक संरचना होती है, उसे क्या बोलते हैं, ऑपरकुलम। प्रच्छद कोशिका या ऑपरकुलर से। ऑपरकुलर सेल होती है। उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे स्त्रीधानी के बारे में। स्त्रीधानी को क्या कहते हैं, आर्किगोनियम, जिसमें नेक एंड वेंटर 2 भाग होते हैं। देखो ध्यान देना, आर्किगोनियम लिख दिया मतलब एक वचन लिखने, आर्किगोनिया लिख दिया होता तो बहुवचन होता, बस इतना ही अंतर रहता है इसमें, ठीक है ना। तो इतना तो पढ़ लिया होगा। लिख लिया, मिटा दूं ना इसको? उसे वेंटर या अंडधा बोलते हैं उसे। और इसे बोलते हैं तो नेक है ये। और स्त्रीधानी के अंदर अंडधा के अंदर क्या बनेंगे, अंडाणु बनेंगे। और जो ग्रीवा होती है उसकी जो कोशिकाएं होती है उन्हें नेक कैनाल सेल कहते हैं। नेक कैनाल सेल्स या फिर उसे ग्रीवा नाल कोशिकाएं कहते हैं।
कि 2 या अधिक होंगी। तो ये स्त्री धानी की संरचना हो गई, ठीक है। उसके अंदर फिर आगे क्या होगा इसमें कि स्त्री धानी में वेंटर जो है उसके अंदर कोशिकाएं आगे डिवाइड होंगी और उसके बाद क्या बनाएंगी वो गुरु बीजाणु, यानी कि ये तो बनाएगी पुंधाणु ने क्या बनाया पुमणु और अंडधानी क्या बनाएगी अंडाणु। ठीक है, अब इसमें क्या होगा अंड का निर्माण होने के बाद जो ग्रीवा नाल कोशिकाएं होती है वो ऐसा रसायन स्रावित करेंगी जिससे कि पुमणु उसकी ओर आकर्षित हो और उसके बाद फिर वो गल करके अंडाणु तक या अंड कोशिका तक उन्हें पहुंचा देती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा इसमें निषेचन होगा। और 2 तरीके की स्थिति होती है ध्रुवता के आधार पर, फिर भ्रूण वगैरह बनेगा जब इसमें। ठीक है, तो आगे लिखिए निषेचन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ कहीं अर्धसूत्री विभाजन होगा या नहीं होगा? अंडाणु बना तो पुमणु बना तो अर्धसूत्री विभाजन होगा या नहीं होगा? होगा। आपने क्या लिखा था? प्रोथैलस लिखा था। देखो भाई प्रोथैलस पर निर्माण हो रहा है, प्रोथैलस पहले से युग्मकोद्भिद स्थिति है या नहीं, इसीलिए लिखा मैंने जानबूझ के। ठीक है, ये जानबूझ के लिखा कि प्रोथैलस के बगल में युग्मकोद्भिद, आपको क्लियर होना चाहिए ये चीज। तो युग्मकोद्भिद का मतलब है वो पहले से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बनी हुई है, तो अब आधा पहले से और आधा क्या करेगा वो और आधे कर देगा। तो गुणसूत्रों की संख्या मान लो 15 गुणसूत्र होते तो उसका आधा आधा कैसे करोगे आप बताओ? 30 गुणसूत्रों में तो आधा होकर के वो 15 में बट गया। अब 15 का आधा 7.5 करने बैठे तो पूरे पौधे की संरचना ही नहीं बन पाएगी, नहीं बन पाएगी ना। कितना घातक होता है गुणसूत्रों का छोटी सी कमी हो जाना। एक तो सिकल सेल एनीमिया पढ़ ही चुके होंगे आप लोग। केवल एक नाइट्रोजनी क्षार की गलती होती है उसमें, बस उसी की वजह से आरबीसी ऑक्सीजन से ही बनना कम कर देती है। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक और बता देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से मनुष्य की बात की जाए तो मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होंगे ना, उनमें से 5वां 1 2 3 4 5 5वें गुणसूत्र में, बिल्कुल सही बात है, एक भुजा भी थोड़ी छोटी रह गई तो क्या हो जाएगा? कौन सा रोग हो जाएगा? क्राइडो चैट सिंड्रोम, है ना। अब ये आप जेनेटिक्स में या जूलॉजी के पोर्शन में पढ़ोगे। तो बताओ एक छोटे से गुणसूत्र में कमी रह गई तो बताओ, आप तो आधे के आधा कर रहे पे तुले हुए हो, ऐसे कह रहे थे आधे से आधा हो जाएंगे, अब ये पहले से ही आधे है, अब ये क्या आधे होंगे? ठीक है, ये बताओ पढ़ने आप लोग आते हैं या मैं आती हूँ यहाँ? हैं तो फिर ऐसा लग रहा है मैं ही पढ़ रही हूँ। कितनी बातें करते हो भाई, है?
निषेचन हेतु जल आवश्यक होता है, और इसकी वजह से किससे समानता दिखा रहे हैं यहाँ पे, ब्रायोफाइटस, है ना। निम्न पौधों का मतलब ब्रायोफाइटस से, निम्न पौधों में तो शैवाल भी आ जाते हैं, है ना। तो यहाँ से दूसरी चीज इसमें क्या बना, नरधानी बीजाणुधानी अलग अलग बनी, तो उससे कहीं ना कहीं ये क्या दर्शा रहे हैं, उच्च पौधों से यानी कि जिम्नोस्पर्म के साथ अनावृत बीजों से समानता दर्शा रहे हैं। तो इसलिए माना जाता है कि शायद पृथ्वी पर पहले क्या आया होगा, आप जब इकोलॉजी पढ़ोगे 3rd ईयर में तब समझोगे कि हर 10 साल बाद कैसे एक पथरीली चट्टान 50 साल के अंदर अंदर बहुत शानदार जंगल में बदल जाती है। ठीक है, सक्सेशन पढ़ोगे, यानी कि एक पौधों की कम्युनिटी जो होती है, पौधों का एक समुदाय अपनी जगह से हट करके दूसरे समुदाय को जगह दे देता है। जैसे आप लोग 2nd ईयर से हटोगे तभी तो 1st ईयर वाले आएंगे, तो आप पहुंच जाओगे 3rd ईयर में। सेम कंडीशन होती है कि प्रकृति में भी पहले शैवाल आए होंगे, शैवालों की वजह से प्रकाश संश्लेषण की वजह से माहौल बना होगा, फिर ब्रायोफाइटा आए होंगे, फिर ब्रायोफाइटा ने भी धीरे धीरे किसको जगह दी होगी, टेरिडोफाइटा को। ये है कि किस तरीके से विकास हुआ होगा। फिर टेरिडोफाइटा ने धीरे धीरे किसको जगह दी, जिम्नोस्पर्म को, और जिम्नोस्पर्म ने धीरे धीरे जगह दी एंजियोस्पर्म को, और एंजियोस्पर्म के बाद जो है ना, फिर अभी भी कंफ्यूजन में रहते हैं बहुत सारे साइंटिस्ट, क्योंकि 3rd ईयर में आप पढ़ोगे, कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं शायद मोनोकॉट पहले आए होंगे, और कुछ ये मानते कि शायद डाइकॉट पहले आए होंगे। ठीक है, इसको लेकर के 2 पद्धतियां हैं, वो आगे की बात है। तो अभी इतना समझ लो। इसके बाद क्या होगा, पुमुणु और अंड के संलयन से क्या बनता है, ऊस्पोर, और ऊस्पोर को क्या कहते हैं, निषिक्तांड। निषिक्तांड बनेगा। और फिर निषिक्तांड क्या करेगा, भ्रूण का निर्माण करेगा। अब ऊस्पोर लिख दूं ना, समझ आ जाएगा। या आगे के आगे विभाजित हो गए, विभाजित होकर क्या बना देगा, निषिक्तांड भ्रूण बनाएगा। और भ्रूण में क्या होगा भाई, भ्रूण में 2 स्थितियां देखने को मिल जाती हैं, ठीक है ना। भ्रूण की ध्रुवता होती है, यानी कि एक स्थिति ऐसी होगी जो शूट मतलब प्ररोह के निर्माण में सहायक होगी, और दूसरी स्थिति जो है वो किसमें निर्माण होगी, जड़, है ना, जड़ तंत्र में। जड़ तंत्र हालांकि इनमें कोई सुस्पष्ट नहीं होता, या तो अपस्थानिक होती है या मूलाभास स्थिति होती है ना। लेकिन जो प्ररोह होता है, प्ररोह का मतलब क्या होता है, तना कभी भी प्ररोह नहीं होता है। ठीक है, देखो समझना, प्ररोह का मतलब और तना में अंतर क्या होता है, इसीलिए पूछा क्वेश्चन। जैसे ये कोई पौधा है, ठीक है, मान लो ऐसे अशोक का पेड़ बना दिया, ठीक है, देखो भाई ये इसकी इधर जड़ हो गई, ठीक, तो जड़ तो हो गया मूल तंत्र, उसके बाद पौधे का जितना वायवीय भाग होता है उसमें तना, उसकी शाखाएं, पत्तियां, फूल, फल, सारी जो मिलकर के क्या बोले जाते हैं, प्ररोह। तना तो केवल इस भाग को बोलते हैं ट्रंक, जिसमें जाइलम है, फ्लोएम है, बात खत्म है ना। मतलब कॉर्टेक्स वगैरह जो भी होंगे, कुल मिला के वो एक संवहन का काम करने के लिए होता है, उसको पौधे को एक आधार देने का काम करता है। लेकिन प्ररोह का मतलब है पूरा वो भाग, समझ आ गई बात, जो जड़ तंत्र के अलावा है। अब उसमें पुष्प हो, पर्ण हो, या खुद तना हो, या शाखाएं, वो सब मिलकर के प्ररोह बोले जाते हैं। प्ररोह को अंग्रेजी में शूट बोलते हैं। प्ररोह मतलब शूट, और ये तो फिर जड़ हो ही जाएगा, और जड़ मतलब रूट। ठीक है, तो तने में और प्ररोह में अंतर होता है, ये बात ध्यान रखना आप लोग।
आगे बात समझ में? तो आगे इसको मिटा दूं ना अब? उसके बाद आगे इसमें क्या होगा कि निलंबन का निलंबक बनता है। देखो जैसे एक बार समझ लो, आवृत बीजी पढ़ के आए हो इसीलिए उससे ज्यादा फैमिलियर हो गए आप लोग, इसीलिए समझा देती हूँ। यहाँ अंड कोशिका हुआ करती थी जब आप पढ़ा करते थे, अभी भी होती है वो ठीक है। यहाँ तो इसमें द्विनिषेचन होगा, उसके बाद ये सब तो खत्म हो जाएगा, ये निर्मित करेगा। उसके बाद ये जो भ्रूण बनता है ना, उस भ्रूण की स्थिति ये होती है कि इस भ्रूण में एक से कितनी कोशिकाएं बनती है? 2 बनती है यहाँ, है ना। अभी आवृत बीजी बता रही हूँ, टेरिडियम वगैरह के बारे में फिर आएगा तब बताऊंगी, पहले एक बार समझ लो। 2 कोशिकाओं में से एक तो भ्रूण के रूप में काम करती है और दूसरी इस भ्रूण पोष के अंदर इकट्ठी हो जाती है। ऐसी संरचना देखी होगी, ये तो मुख्य भ्रूण का काम करती है। और ये जो संरचना है टोटल 10 कोशिकाओं का समूह, इसे क्या बोलते हैं? निलंबक। निलंबक क्या करता है? यहां से पोषण ग्रहण करता है और इस भ्रूण को देता है। जब तक ये नहीं ग्रहण करेगा तब तक ये लेगा नहीं। एक तरीके से समझो कि ये निलंबक जो होता है वो भ्रूण का स्ट्रॉ पाइप होता है। समझ आ गई बात? उसकी वजह से वो खाना लेता है, मतलब पोषण लेता रहेगा। तो यही स्थिति इधर भी देखने को मिलती है, इसमें थोड़ा सा अंतर आएगा हालांकि। तो इसमें लिखिए, तो भ्रूण में क्या होगी? ध्रुवता होनी जरूरी है पहले तो। शीर्ष ध्रुव प्ररोशीर्ष और आधारीय ध्रुव क्या करेगा? फुट रूट बनाएगा एंड बेसल पोल बनाएगा। शीर्ष कोशिका क्या करेगी? प्ररोगा। आधारी कोशिका जो है वो जड़ और इसके अलावा इसमें फुट और होता है। पढ़ा होगा ना फ्यूनेरिया में फुट सीटा कैप्सूल, सुना होगा। हाँ वही बनेगा, अभी पूरा पढ़ेंगे जब। कुछ टेरिडोफाइट्स के अंदर क्या होगा? ठीक है, 1 मिनट बस। कुछ टेरिडोफाइट्स में जो बेसल सेल होती है ना, आधारी कोशिका निलंबक बनाती है। ठीक है, अब आप लोग रिजॉइन कर लीजिए।